हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। गंगा एकेडमी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। ये गंगा एकेडमी चैनल मंच पर आप सभी सादर आमंत्रित हैं। तो देर मत कीजिए, फटाफट आप सभी अपने मोबाइल में, लैपटॉप में यूट्यूब को ओपन कर लीजिए और गंगा एकेडमी सर्च कर लीजिए। आपको स्वामी विवेकानंद का लोगो दिख जाएगा। स्वामी विवेकानंद के लोगो वाले गंगा एकेडमी पर आप सब सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बज जाएगी, उस घंटी को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, बेल आइकन ले लीजिएगा, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिश होते ही सबसे पहले आपको वीडियो मिले, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हर टॉपिक का, और कोई टॉपिक, कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए। क्योंकि हर एक वीडियो में आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण फैक्ट है, बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, जो आपके हर एक परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और वीडियोस को देखिए, लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट कीजिए, और हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। वीडियोस के लिंक को, चैनल के लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर एक सोशल साइट पर आप सभी अधिक से अधिक ग्रुपों में इसे शेयर कर दीजिए। अपने सभी मित्रों, संबंधियों को शेयर कर दीजिए, और इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए। भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक आप सभी से गंगा एकेडमी को पहुंचा दीजिए। और आप सभी से फिर अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि गंगा एकेडमी पर फटाफट जुड़ते जाइए और सब्सक्राइब करके बगल में घंटी को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। आप सब जुड़कर हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। आपसे मैं वादा करता हूं कि फटाफट आप सभी गंगा एकेडमी पर 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे कर दीजिए। और जैसे ही आप सभी के सहयोग से गंगा एकेडमी पर 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होते हैं, तत्काल आपके लिए ये डिजिटल बोर्ड के स्थान, ये व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड के स्थान पे आपकी सेवा में डिजिटल बोर्ड लग जाएगा। और पूरी कक्षाओं का शुभारंभ आप सभी के लिए डिजिटल बोर्ड पर शुभारंभ हो जाएगा। और डिजिटल बोर्ड ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी प्यार और सपोर्ट आपका बना रहेगा तो बेहतर से बेहतर भारत के बेहतर से बेहतर एजुकेटर को गंगा एकेडमी मंच पर आमंत्रित करेंगे। और आप सभी के लिए संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र के पूरी कंप्लीट प्रतियोगी परीक्षाओं का फुल सिलेबस पर तैयारी आप सभी को घरों से उपलब्ध होगी, और पीडीएफ सहित। और कहीं एक पैसा आपका नहीं लगेगा, आपका पूरा फ्री ऑफ कास्ट आप सभी संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अपने घर से करोगे। आप सभी मेरे साथ आइए, मैं आपके साथ आ चुका हूं। आपके साथ हम हर संभव मदद के लिए तैयार हैं। थोड़ा आप सभी इतनी मदद हमारी कर दीजिए कि गंगा एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी ऑल पे प्रेस कर लीजिए। तो आज के सेशन में हम भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आईपीसी कहते हैं, हम पिछले कुछ टॉपिक में मैंने शुरुआत किया था। और आज आईपीसी के जितने धारा है जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, हम धारा कंप्लीट करेंगे, और एक भी धारा आपसे गलत नहीं होने पाएगा। इससे पहले की वीडियोस को अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में क्रम से सारी वीडियो बनी हुई हैं, उसको जाकर प्लेलिस्ट से सारे वीडियोस को देख लीजिए। क्योंकि जब हर वीडियोस को देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आज के सेशन में हम 391 से धारा से आगे की धाराओं पर चलेंगे। यानी 391, 391 की धारा को हम पिछले टॉपिक में, पिछले एपिसोड में पढ़ चुके थे। और आज के इस एपिसोड में हम शुरुआत करेंगे आईपीसी के धारा 391 से आगे। तो फटाफट मेरे साथ जुड़ जाइए और इसे शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्रों, संबंधियों को। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि
हर सोशल साइट के ग्रुपों में शेयर कर दीजिए और आप सभी फटाफट चैनल पर आके सब्सक्राइब करके बगल में घंटी दबा लीजिए और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट कीजिए। हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। तो चलिए हम सेशन को शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक, आज का शुरुआत करते हैं आज के धाराओं को। आज के धाराओं को हम शुरू करते हैं। भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पैनल कोड का आईपीसी का धारा 391। धारा 391 मेरे प्यारे बच्चों क्या है, तो आपको याद करना है कि धारा 391 में प्रोसेस है डकैती डालने का। यानी कहीं कोई डकैती डाल रहा है तो वो आईपीसी के धारा 391 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। यह 391 के धारा में, आईपीसी के 391 के धारा में डकैती डालने पर जो उचित दंड है वो उसको मिलेगा। तो आपको याद कर लेना है कि आईपीसी के धारा 391 में क्या है, डकैती डालने के संबंध में। और डकैती अगर कोई डाला है तो नेक्स्ट 395 का आईपीसी का धारा जब आप पढ़ोगे तो यहां डकैती डाले जाने पर जो दंड की प्रक्रिया है उसका वर्णन किया गया है। और डकैती डालने पर जो दंड है वो आजीवन कारावास है। ये आप याद कर लीजिए। और हमने पढ़ा कि भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पैनल कोड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आईपीसी कहते हैं, सीआरपीसी कहते हैं, तो आईपीसी के धारा 391 में जो डकैती डालने का संबंध है, डकैती डालने के संबंध में बात किया गया है। अब हम आईपीसी का नेक्स्ट धारा देखते हैं 392। तो धारा 392 में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो धारा 392 में याद कीजिए लूट के दंड का वर्णन। लूट के दंड का वर्णन और लूट के दंड के संबंध में कौन सी दंड प्रक्रिया अपनाई गई है, तो दंड प्रक्रिया इसमें है, सजा का प्रावधान है 10 वर्ष का। तो भैया यहाँ कैद हो जाएगा और 10 वर्ष के कैद के साथ साथ आपको जुर्माना भी यहाँ देना होगा। तो धारा 391 में डकैती डालना, धारा 392 में लूट के संबंध में दंड का वर्णन दिया गया है। और दंड कैसा है, तो 10 वर्ष का कैद और जुर्माना। किसमें, लूटने पर। कहीं कोई लूट होती है तो 10 वर्ष का कैद हो जाएगा। और उसके साथ अगर कहीं कोई लूट होती है तो यहाँ आईपीसी के धारा 392 के अंतर्गत उस पकड़े जाने पर लूटने वाले व्यक्ति को 10 वर्ष का जेल हो जाएगा और इसके साथ साथ जुर्माना भी हो जाएगा। और ये धारा 391 में जो डकैती डालने वाला प्रक्रिया था, ये धारा 395 में आईपीसी के धारा 395 में यहाँ ये डकैती डालने पर जो दंड का प्रक्रिया है ये दिया गया है। डकैती जो कहीं कोई डाका डालेगा तो डाका डालने पर, पकड़ा जाने पर उसे आजीवन कारावास हो जाएगा। ये डकैती वाले में दंड की प्रावधान है आजीवन कारावास और लूटने पर 10 वर्ष का कैद प्लस जुर्माना। अब आपके माइंड में एक चीज चल रही होगी कि सर लूटना क्या है, डकैती क्या है तो दोनों चीज एक ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों। जब मैक्सिमम 4 व्यक्ति के द्वारा लूटा, 4 व्यक्ति के द्वारा ये लूट होती है तो वहां लूट की प्रक्रिया बोली जाती है। और जब
4 से अधिक लोग मिलकर लूटते हैं तो लूटना नहीं बल्कि उसका नाम डकैती हो जाता है। तो अब आप समझ जाइए कि मैक्सिमम यानी अधिक से अधिक अगर 4 लोग हैं लूटने वाली प्रक्रिया में तो उसे लूटना कहेंगे, लेकिन 4 से अधिक लोग मिलकर लूट रहे हैं तो उसे लूटना नहीं बल्कि डकैती कहेंगे। तो 391 धारा में आईपीसी के धारा 391 में डकैती डालना याद कर लीजिए। आईपीसी के धारा 392 में लूटने के संबंध में जो दंड का प्रावधान है वो धारा 392 में दिया हुआ है। दंड का प्रावधान 10 वर्ष का कैद प्लस जुर्माना होगा। अगर नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोई लूट रहा है वो भी रात में, तो उसे दंड का प्रावधान अलग कर दिया गया है। यानी कोई नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग में रात पर कोई लूटता है तो उसे दंड का प्रावधान 10 वर्ष को बढ़ाकर 14 वर्ष कर दिया गया है और प्लस जुर्माना कर दिया गया है। तो नेशनल हाईवे पर रात में कोई लूटता है तो उसे 14 वर्ष का कैद हो जाएगा और इसके साथ साथ भैया जुर्माना भी हो जाएगा। तो याद कर लीजिएगा, भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पैनल कोड के यानी आईपीसी के धारा 391 में डकैती डालने का प्रक्रिया है और 392 वाले धारा में 392 के धारा में लूट के दंड का वर्णन किया गया है। लूट के दंड में जो सजा का प्रावधान है 10 वर्ष का कैद प्लस जुर्माना होगा। अगर राष्ट्रीय राजमार्ग अर्थात नेशनल हाईवे के रात में कोई लूटता है तब यहाँ दंड का प्रावधान सजा मिलेगा 14 वर्ष का कैद प्लस जुर्माना। नेक्स्ट आईपीसी का धारा 395 आ जाइए और 395 में है डकैती के दंड का वर्णन और डकैती में जो दंड का प्रावधान है आजीवन कारावास याद कर लीजिए। तो नेक्स्ट आईपीसी के धारा पढ़ते हैं धारा 400। मेरे प्यारे बच्चों, धारा 400 में डाकुओं की टोली में से कोई एक हो रहा है तो ये प्रक्रिया आईपीसी के धारा 400 में है। याद कर लीजिए, निम्नलिखित में से किस आईपीसी के धारा में डाकुओं की टोली में से एक होने का वर्णन किया गया है। तो ये आईपीसी के धारा 400 में प्रक्रिया है और 401 जब आप पढ़ोगे तो यहाँ डाकुओं के स्थान पे चोर मिलेंगे, यानी चोरों की टोली में से एक होना, चोरों की टोली में से एक होना, ये आईपीसी के धारा 400 के 1 में आप पढ़ोगे। यानी आईपीसी के धारा 400 जब आप पढ़ोगे तो यहाँ डाकुओं की टोली में से एक होना और जब आईपीसी का धारा 401 पढ़ोगे तो वहां चोरों की टोली में से एक होना है और इसका जो सजा का प्रावधान है तो 7 वर्ष का कैद प्लस जुर्माना नहीं है यहाँ। और धारा 401 में दंड का प्रावधान है 60 वर्ष का कैद की सजा। याद हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट आईपीसी के धारा 494 पे आते हैं, याद कर लीजिए। नेक्स्ट आईपीसी का धारा 494, मेरे प्यारे बच्चों 494 पढ़िए। 494 के आईपीसी के धारा में प्रक्रिया है पति और पत्नी के जीवन काल में कोई पुनः विवाह कर रहा है तो उसका वर्णन किया गया है। यानी भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड आईपीसी के धारा 494 में कौन सी प्रक्रिया है तो आपको याद कर लेना है कि आईपीसी के धारा 494 में कोई पति है या पत्नी है, दोनों के लिए अगर पति और पत्नी के जीवन काल में कोई पुनः विवाह कर रहा है
तो उस पुनः विवाह का वर्णन यहाँ किया गया है। जो दंड का प्रावधान है तो यहाँ 60 वर्ष का कारावास हो जाएगा, प्लस इसके साथ साथ जुर्माना भी देना होगा। यानी कहने का तात्पर्य क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 494 के धारा में भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड आईपीसी के धारा 494 में कोई पति है या पत्नी है, हस्बैंड है या वाइफ है, दोनों जीवित हैं और उनके जीवन काल में ही पुनः शादी का अगर कोई जिक्र हो रहा है, पुनः विवाह का कोई जिक्र हो रहा है, वर्णन हो रहा है, तो इस पर सजा का प्रावधान बनाया गया है। अगर पति पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह कोई करता है तो 7 वर्ष का कारावास मिलेगा, प्लस इसके साथ साथ जुर्माना मिलेगा। यानी जैसे हस्बैंड वाइफ की, लड़के लड़की की यहाँ शादी होती है और बाद में अगर वो शादी कैंसिल करके दूसरी शादी करना चाहते हैं तो बाद में अगर एक शादी के होने के बाद वही दूसरा फिर शादी करने का क्रम बढ़ता है, तो इस पर भी आईपीसी के धारा 494 के अंतर्गत दंड का प्रावधान बनाया गया है। जो दंड का प्रावधान है, सजा का प्रावधान है, 7 वर्ष का कारावास उसे मिलेगा और इसके साथ साथ जुर्माना भी देना होगा। यानी याद कर लीजिए, आईपीसी के धारा 494 में पति पत्नी के जीवन काल में अगर पुनः शादी विवाह का वर्णन हो रहा है तो पूरा शादी विवाह करने पर उससे 7 वर्ष का जेल हो जाएगा, कारावास हो जाएगा और जुर्माना भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट आईपीसी की धारा 495 में आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट आईपीसी का धारा 495 क्या कहता है, याद कर लीजिए। 495 में प्रक्रिया है, दूसरा विवाह के दौरान अगर पहला वाला विवाह छिपाया जा रहा है, यानी शादी हो गई है किसी की और शादी होने के बाद पति या पत्नी पहला वाला विवाह छिपा रहा है और पहली वाली विवाह को छिपाकर कोई दूसरी शादी कर रहा है, तो ये भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड आईपीसी के धारा 495 के अंतर्गत अवैध है और इस पर सजा का प्रावधान अब उसे 10 वर्ष का कारावास मिलेगा और प्लस जुर्माना भी देना होगा। तो यहाँ पहली शादी अगर कोई छिपाकर दूसरी शादी कर रहा है तो उसे 10 वर्ष का कारावास होगा और जुर्माना भी देना होगा। तो याद कर लीजिए, आईपीसी के धारा 495 में अगर कोई व्यक्ति पहली वाली शादी छिपा रहा है और पहली शादी छिपाकर दूसरा शादी कर रहा है तो ऐसी प्रक्रिया में उस व्यक्ति को सजा हो जाएगा कितना, तो 10 वर्ष का जेल प्लस जुर्माना। तो ये पॉइंट आप याद कर लीजिए। आईपीसी का ये धारा 494 और धारा 95 भी याद कर लीजिए। धारा 494 में मैंने बताया कि पति और पत्नी के जीवन काल में अगर कोई पुनः विवाह हो रहा है, पुनः शादी हो रहा है, तो उसमें दंड का प्रावधान है 60 वर्ष का जेल यानी कारावास प्लस इसके साथ साथ जुर्माना। और आईपीसी के धारा 495 में मैंने बताया कि कोई पत्नी पहली शादी होते हुए भी दूसरा शादी कर रहा है, तो यानी पहली वाली शादी छिपाकर दूसरा शादी कर रहा है या किया है तो उसे भी सजा का प्रावधान है धारा 495 के आईपीसी एक्ट के अंतर्गत। कितना, तो 10 वर्ष का कारावास यानी जेल प्लस जुर्माना हो जाएगा। नेक्स्ट आईपीसी के धारा आते हैं 498 के का। मेरे प्यारे बच्चों, 498 के का के अंतर्गत क्या प्रोसेस है,
किसी महिला को कोई प्रताड़ित कर रहा है, किसी महिला को लेकर कोई प्रताड़ित कर रहा है, आप किसी महिला को प्रताड़ित करोगे तो ये भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी के धारा 498 के अंतर्गत आप दंडित किए जाओगे, आपको सजा मिल जाएगी। तो याद रखिएगा, किसी भी महिला को आप सब प्रताड़ित मत कीजिएगा। यानी आप अगर किसी महिला को प्रताड़ित किए तो भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड जिसे आईपीसी कहते हैं, उस आईपीसी के धारा 498 के अंतर्गत आपको सजा मिल जाएगी किसी भी महिला को प्रताड़ित करने पर। किसी भी महिला को प्रताड़ित करने पर आपको सजा मिल जाएगी। ये किसी भी महिला को प्रताड़ित करने पर किस आईपीसी के धारा में सजा का प्रावधान है, तो 498 के अंतर्गत है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट आईपीसी का धारा आप पढ़ोगे 499। मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड आईपीसी के धारा 499 में अगर आते हैं तो 499 के धारा में कौन सी प्रक्रिया है, आइए जानते हैं। तो आईपीसी के धारा 499 में मानहानि की परिभाषा का वर्णन है। मानहानि की परिभाषा का वर्णन यहाँ किया गया है भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड आईपीसी के धारा 499 में। ये मानहानि क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे किसी का आप कोई अपमानजनक शब्द कह दिए, अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर दिए, तो वो उसके मानहानि पर वर्णन हो जाएगा। और मानहानि अगर किसी का होता है तो ये मानहानि की परिभाषा का यहाँ वर्णन किया गया है भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड आईपीसी के धारा 499 में। तो याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आईपीसी के धारा 499 में क्या है, तो आईपीसी के धारा 499 में आप याद कर लीजिएगा मानहानि के परिभाषा के वर्णन पर। यानी 499 के आईपीसी के धारा में मानहानि की परिभाषा का वर्णन किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा मानहानि की परिभाषा का वर्णन किस आईपीसी के धारा में है, तो धारा 499 में है। तो नेक्स्ट आईपीसी की धारा आते हैं 500। अब आईपीसी का नेक्स्ट धारा 500 में आते हैं तो देखते हैं कि आईपीसी का धारा 500 में क्या है। तो याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 499 के आईपीसी के धारा में मैंने मानहानि की परिभाषा का वर्णन किया था। अब ये मानहानि के विषय में दंड की प्रक्रिया यहाँ धारा 500 में बताई गई है। तो आईपीसी के धारा 500 में जो मानहानि के विषय में दंड की प्रक्रिया है वो उसका वर्णन किया गया है। यानी किसी का कोई मानहानि करता है, अपमान करता है, तो उस पर दंड की प्रक्रिया क्या है, तो ये भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड आईपीसी के धारा 500 में प्रक्रिया बनाई गई है। तो धारा 500 में क्या है, मानहानि के विषय में दंड का वर्णन। और कोई किसी का मानहानि करता है तो इसमें दंड का प्रावधान आईपीसी के धारा 500 में क्या है, तो याद कर लीजिए उसे 2 वर्ष का तो कारावास यानी जेल हो जाएगा और इसके साथ साथ जुर्माना भी हो जाएगा। यानी आईपीसी के धारा 500 के अंतर्गत कोई किसी का मानहानि का मामला करता है तो मानहानि वाले मामले में जो दंड का प्रोसेस है आईपीसी 500 के अंतर्गत उसमें 2 वर्ष का कारावास यानी जेल हो जाएगा, साथ साथ जुर्माना भी देना होगा। तो ये रहा भारतीय दंड संहिता का आईपीसी का धारा 500। नेक्स्ट आईपीसी का धारा आते हैं 509। तो आईपीसी का नेक्स्ट धारा 509। तो मेरे प्यारे बच्चों 509 के आईपीसी की धारा में कौन सी प्रक्रिया
प्रक्रिया है, आइए जानते हैं। तो आईपीसी के धारा 509 में जो ऐसे शब्द जो अनादरित करे, जैसे अनादरित का मतलब क्या, तो अनादरित का मतलब जैसे कोई गलत इशारों से कोई व्यवहार कर रहा है, अश्लील किसी को कोई पत्र लिख रहा है, या बार बार कॉल कर रहा है किसी को, तो ये आप आईपीसी के धारा 509 के अंतर्गत उसे दंडित कर दिया जाएगा। तो याद कर लीजिए, भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पाइनल कोड के आईपीसी के धारा 509 में क्या है, तो याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आईपीसी के धारा 509 में, आईपीसी के धारा 509 में ऐसे शब्द जो अनादरित करे, अनादरित का तात्पर्य क्या होता है, जैसे किसी को कोई गलत इशारे से बात कर रहा है, गलत इशारा कर रहा है, तो ऐसे गलत इशारा करने पर भी दंड की प्रक्रिया बनाई गई है आईपीसी के धारा 509 में। अश्लील कोई पत्र लिख रहा है किसी को, जैसे जो अश्लील टाइप के जो पत्र होते हैं, तो अश्लील पत्राचार का प्रयोग आप किसी के साथ कर रहे हो, तो ऐसे में आपको आईपीसी की धारा 509 के अंतर्गत दंडित कर दिए जाओगे। आप किसी को बार बार कॉल कर रहे हो और वो आपकी कॉल को नहीं पसंद कर रहा है, नहीं पसंद कर रही है, और ऐसे में आप बार बार उसे अगले को कॉल करके परेशान कर रहे हो, तो ये भी आईपीसी के धारा 509 के अंतर्गत आपको दंडित कर दिया जाएगा। यहाँ आईपीसी के धारा 509 में लिखा हुआ है स्पष्ट शब्दों में कि ऐसे शब्द जो किसी को अनादरित करे। अनादरित का मतलब क्या होता है, जैसे गलत इशारा किसी के साथ करोगे, गलत इशारा होता है ना, तो वो गलत टाइप इशारा अगर किसी के साथ कर रहे हो, अश्लील पत्र किसी को दे रहे हो लिखकर, बार बार किसी को कॉल कर रहे हो, कॉल करके परेशान कर रहे हो, तो ऐसे में भारतीय दंड संहिता इंडियन पाइनल कोड आईपीसी के धारा 509 के अंतर्गत आपको सजा का प्रावधान बनाया गया है। आप सजा पाओगे, आप दंडित कर दिए जाओगे। तो याद कर लीजिएगा, 509 के आईपीसी के धारा में ऐसे शब्द जो अनादरित करे, यानी किसी के साथ कोई गलत इशारा से बात करोगे, अश्लील पत्र लिखोगे, बार बार कॉल करोगे, तो आप दंडित कर दिए जाओगे आईपीसी के धारा 509 के अंतर्गत। अब नेक्स्ट आईपीसी का धारा 511 में आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय दंड संहिता इंडियन पाइनल कोड यानी आईपीसी का नेक्स्ट धारा आता है 511। तो 511 में मेरे प्यारे बच्चों क्या है, 511 आईपीसी के धारा में कोई किसी प्रकार का कोई अपराध का प्रयत्न आप करोगे, तो यहाँ अपराध का प्रयत्न करने पर आपको आईपीसी के धारा 511 के अंतर्गत आपको दंडित कर दिया जाएगा। यानी किसी भी प्रकार का कोई अपराध करने का, अपराध किए नहीं हो, अपराध करने का प्रयत्न आप कर रहे हो, अपराध करने का अगर प्रयत्न कर दिए तो आपको सजा का प्रावधान है किस आईपीसी के धारा में, तो याद कर लीजिएगा कि इंडियन पाइनल कोड आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता के 511 के आईपीसी की धारा में आप अपराध कर नहीं रहे हो, अपराध करने का सिर्फ प्रयत्न करोगे, तब पर भी सजा का प्रावधान आपको है, आप दंडित कर दिए जाओगे। किस आईपीसी के धारा के अंतर्गत, तो धारा 511 के अंतर्गत। कौन सी प्रक्रिया है, अपराध का प्रयत्न करने पर। तो ये आपको भारतीय दंड संहिता के इंडियन पाइनल कोड के आईपीसी के संपूर्ण धारा हैं जो आप
आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे हर एक धारा को आप वीडियोस को देखकर क्लियर कर लीजिए, जिससे एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। मेरे प्यारे बच्चों, ये पुलिस एसआई में जो परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। पुलिस और एसआई के साथ साथ सामान्य अध्ययन के में आपको हर एक परीक्षा में पूछ लिया जाता है। इस नाते पुलिस एसआई के साथ साथ आप सब जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो सामान्य अध्ययन के रूप में इसे जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हम एक बार निकाल कर दें, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। मैंने भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड के आईपीसी के धारा 391 में बताया। याद कर लीजिए, धारा 391 में डकैती डालना है। धारा 392 में मैंने बताया कि लूट के दंड का वर्णन किया गया है, और लूटने में जो दंड की प्रक्रिया है, आईपीसी की धारा 392 के अंतर्गत उसे 10 वर्ष का कैद मिलेगा, साथ साथ जुर्माना भी देना होगा। अगर कोई नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग के रात में कोई किसी को लूटता है, तो अब उसे 14 वर्ष का कैद होगा, और इसके साथ साथ जुर्माना भी वो देगा। नेक्स्ट आईपीसी का धारा मैंने 395 बताया। तो 395 में कौन सी क्या प्रावधान है? तो धारा 395 में डकैती के दंड का वर्णन किया गया है, और डाका डालने में जो दंड का प्रावधान है, तो उसमें आजीवन कारावास मिलेगा। और अब मैंने आपको ये लूट और डकैती के संबंध में बता दिया कि अगर अधिक से अधिक 4 लोग हैं तो लूट होगा, और 4 से अधिक लोग हैं तो 4 से अधिक लोग होने पर वो डकैती के केस में चला जाएगा, और अधिक से अधिक 4 लोग ही हैं तो वो लूटना कहलाएगा। तो आपको डकैती भी समझ में आ गया होगा, लूट भी समझ में आ गया होगा कि कब लूटा जाए, किस केस में लूटने का दंड दिया जाएगा, और किस केस में डाका डालने पर प्रावधान है। तो 4 है केवल, अधिक से अधिक 4 है तो लूटने वाले दंड मिलेगा, और 4 से अधिक होंगे तो डाका वाले केस में चला जाएगा। तो धारा 395 में डकैती के दंड का वर्णन है, और डकैती के दंड में आजीवन कारावास मिलता है, और लूट वाले दंड में 10 वर्ष का कैद मिलेगा प्लस जुर्माना होगा। और नेशनल हाईवे की रात में कोई लूटता है तो उसे 14 वर्ष का सजा, जेल प्लस जुर्माना देना होगा। नेक्स्ट आईपीसी का धारा 400। तो 400 के आईपीसी की धारा में क्या है? डाकुओं की टोली में से एक होना। और 401 के आईपीसी के धारा में चोरों की टोली में से एक होना, यानी डाकुओं की टोली में से एक हो रहा है, आईपीसी का धारा 400 है, और चोरों की टोली में से एक होना ये आईपीसी का धारा 401 में है, और सजा का प्रावधान यहाँ 60 वर्ष का कैद है। नेक्स्ट आईपीसी के धारा 494 आते हैं। तो आईपीसी की धारा 494 में कोई पति है या पत्नी है, हस्बैंड है या वाइफ है, ये हस्बैंड वाइफ के जीवन काल में अगर कोई पुनः विवाह शादी का वर्णन हो रहा है, तो पुनः विवाह शादी कोई कर रहा है तो इस पर सजा का प्रावधान 7 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना, यानी 7 वर्ष का जेल हो जाएगा, और इसके साथ साथ जुर्माना हो जाएगा। कब कोई पत्नी पुनः विवाह कर रहा है तब। किस धारा के अंतर्गत? तो धारा 494 के अंतर्गत। अब नेक्स्ट आईपीसी का धारा 495 में आते हैं, और 495 में मेरे प्यारे बच्चों क्या है? कोई व्यक्ति एक शादी होती हुए भी दोबारा शादी कर रहा है, वो भी पहली वाली शादी को छिपाकर, यानी पहली शादी को छिपाकर कोई पत्नी दूसरी शादी कर रहा है, तो आईपीसी की धारा 495 के अंतर्गत
उसे सजा का प्रावधान है, तो सजा कितना मिलेगा। अब यहाँ पहली शादी छिपा कर अगर दूसरी शादी कर रहा है तो आईपीसी की धारा 495 के अंतर्गत अब उसे 10 वर्ष का कारावास यानी जेल हो जाएगा, साथ साथ जुर्माना हो जाएगा। तो याद कर लीजिए, आईपीसी का धारा 494 कहता है कि पति पत्नी अपने जीवन काल में कोई दोबारा शादी कर रहे हैं तो ऐसे केसेस में 7 वर्ष का कारावास यानी जेल होगा प्लस जुर्माना होगा। और 495 धारा कहता है कि दूसरा विवाह कर रहा है पहली शादी को छिपाकर, यानी पहली शादी को छिपाकर दूसरी शादी कर रहा है तो अब उसे 495 के धारा के अंतर्गत 10 वर्ष का जेल यानी कारावास प्लस जुर्माना हो जाएगा। नेक्स्ट आईपीसी का धारा 498 का तो भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड का आईपीसी का धारा 498 के का में क्या है, किसी भी महिला को कोई प्रताड़ित करेगा तो किसी भी महिला को प्रताड़ित करने पर आईपीसी के धारा 498 के का के अंतर्गत उसे दंड मिलेगा। नेक्स्ट आईपीसी का धारा 499 आ जाइए, तो 499 में मानहानि की परिभाषा का वर्णन किया गया है। याद कर लीजिए, निम्नलिखित में से बताइए मानहानि की परिभाषा का वर्णन किस आईपीसी की धारा में प्रक्रिया है, प्रावधान है, तो धारा 499 में है। अब ये मानहानि में जो दंड की प्रक्रिया है ये धारा 500 में आप देखोगे। तो आईपीसी की धारा 500 में मानहानि के विषय में दंड का वर्णन है और मानहानि के विषय में जो दंड का वर्णन है 2 वर्ष का कारावास यानी जेल होगा, इसके साथ साथ जुर्माना भी देना होगा। नेक्स्ट आईपीसी का धारा 599 तो भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड आईपीसी का धारा 509 कहता है कि ऐसे शब्द जो किसी को अनादरित करे। अनादरित का मतलब होता है किसी को के साथ गलत इशारा कर रहे हो, अश्लील पत्र लिख रहे हो, बार बार कॉल करके परेशान कर रहे हो, तो ऐसे में आईपीसी के धारा 509 के अंतर्गत आपको दंड मिल जाएगा। नेक्स्ट आईपीसी का धारा 511 तो 511 में मेरे प्यारे बच्चों क्या है, कोई भी अपराध का प्रश्न कर रहे हो, आप अपराध किए नहीं हो लेकिन सिर्फ अपराध का प्रश्न कर दिए हो, तो प्रश्न पर कर देने पर भी सजा का प्रावधान है। इस नाते अपराध अगर नहीं कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अपराध का प्रश्न भी मत कीजिएगा, क्योंकि आप अपराध का प्रश्न ही कर दिए तो भी आप सजा के प्रावधान में आ जाओगे। और ये आईपीसी की धारा 511 में लिखी हुई चीजें हैं। तो आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड के 511 में अपराध का प्रश्न करने पर आपको सजा का प्रावधान दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जितने धारा मैंने आपको 511 तक बता दिया है यही आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। जिस धारा को मैंने जिक्र नहीं किया हूँ, जो छोड़ दिया हूँ, ऐसे धारा को याद करना आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आप एक कंपटीटर हैं और कंपटीटर को उतना ही पढ़ना चाहिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है। आप सभी का प्यार और सपोर्ट रहेगा तो आदेश रहेगा तो फिर कभी हम एक एक धारा को जो छोड़ा हूँ सबको लेकर कंप्लीट करा दूंगा। अभी आप इतना अगर याद कर लिए, इतना 2-4 बार लगातार वीडियोस को देख लेंगे तो हर एक धारा को आप क्लियर कर लोगे और कोई भी परीक्षा में भूलेगा नहीं। अब मैं बता दूं कि आईपीसी इंडियन पेनल कोड में हम धाराओं पर चर्चा कर दिए। अध्याय अगर बताएं तो भारतीय दंड संहिता में कुल कितने अध्याय हैं? 37 अध्याय हैं। मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी का निर्माण कब हुआ था? तो याद कर लीजिए,
14वां वित्त आयोग की जब संतुष्टि हुई थी, कब? 14वां वित्त आयोग, 14वां वित्त आयोग की संतुष्टि हुई थी। तो इसी 14वां वित्त आयोग की संतुष्टि पर ये भारतीय दंड संहिता का निर्माण हुआ था। तो कोई अगर आपसे पूछे कि भारतीय दंड संहिता का निर्माण कब हुआ था, तो आप कंफ्यूजन में मत पड़िएगा मेरे प्यारे बच्चों। भारतीय दंड संहिता का निर्माण आईपी 14वां वित्त आयोग के संतुष्टियों के आधार पर हुआ था। तो आपसे परीक्षा में पूछ ले कि भारतीय दंड संहिता का निर्माण किन संतुष्टियों के आधार पर हुआ था, तो याद कर लीजिएगा 14वां वित्त आयोग की संतुष्टियों पर यह भारतीय दंड संहिता का निर्माण हुआ था। और ये भारतीय दंड संहिता का उद्देश्य अगर पूछे तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलगकरण, पृथक्करण, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। यानी आपके परीक्षा में अगर पूछे कि निम्नलिखित में से बताइए भारतीय दंड संहिता का निर्माण किन संस्तुतियों के आधार पर हुआ था, तो इसका सीधा सा उत्तर आपको याद कर लेना है कि 14वां वित्त आयोग के संस्तुतियों के आधार पर भारतीय दंड संहिता का निर्माण हुआ था। और भारतीय दंड संहिता का उद्देश्य अगर पूछे तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। यानी भारतीय दंड संहिता कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करता है, पृथक्करण इसका उद्देश्य है। अब हम आपको बता दें कि सीआरपीसी 1973 में बना था। ये सीआरपीसी कब बना था, तो ये 1973 में बना था। 1973 में सीआरपीसी बना था। तो जब 1973 में सीआरपीसी बना था तो ये लागू कब हुआ था, तो मेरे प्यारे बच्चों ये सीआरपीसी 1973 जब बना था तो लागू हुआ था। इसके जस्ट एक साल बाद 1974 यानी किस डेट को, तो 1 अप्रैल 1974 को ये सीआरपीसी लागू हुआ था। तो कब लागू हुआ था, तो याद कर लीजिए 1 अप्रैल का दिन था वर्ष 1974। यानी 1 अप्रैल 1974 को सीआरपीसी लागू हुआ था। आप सीआरपीसी बना कब था, तो बन के तैयार हुआ था सीआरपीसी 1973 पे। अब आपको ये बता दें कि जब 1973 में ही ये बन गया था, इसका निर्माण हो गया था, तो लागू क्यों 1 अप्रैल 1974 में हुआ। मैं आपको बता दूं कि कोई भी बिल बनती है, बिल बनाकर सदन में पेश होता है। सदन में लोकसभा और राज्यसभा है। पहले लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, राज्यसभा में पास होगा, लोकसभा में पास होगा। ये कोई भी बिल बनने के बाद ये दोनों सदनों में पास होगा, पारित किया जाएगा। तो सीआरपीसी 1973 में बना, तो बनने के बाद राज्यसभा लोकसभा दोनों में पारित होने में 1 वर्ष बीत गया, यानी 1974 आ गया। अब जब राज्यसभा लोकसभा में पारित हो गया, तो पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास बिल जाएगा। अब राष्ट्रपति अपना अनुमति दे दिए साइन करके कि साइन कर दिए, तो वो बिल अब कानून हो जाएगा और कानून में स्थानांतरित हो जाएगा। अब राष्ट्रपति की जियो मिल गई, यानी राष्ट्रपति साइन करके अनुमति दे दिए, तो अब वो क्रियान्वयन में आ जाती है राष्ट्रपति के साइन करने के बाद। तो वही हमको बताना है
कि सीआरपीसी 1973 में बनकर तैयार हुआ, राज्यसभा लोकसभा में पारित होकर। अब जब राज्यसभा लोकसभा में पारित हो गया तो 1 अप्रैल 1974 को लागू हो गया। तो लागू हो गया यानी राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली थी? तो जब 1 अप्रैल 1974 को लागू हो गया यानी सीआरपीसी क्रियान्वयन में आ गई, तो यानी 1 अप्रैल 1974 से पहले राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति दे दी होगी, साइन कर दी होगी इस बिल पर। तो राष्ट्रपति कब अनुमति देकर और साइन कर कर अपना अनुमति कब देते हैं, तो वो भी लिख लीजिए 25 जनवरी 1974, यानी 25 जनवरी 1974 को सीआरपीसी 1973 के एक्ट पर राष्ट्रपति साइन कर देते हैं और 25 जनवरी के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल नेक्स्ट चौथे महीना पहला ही तारीख को 1974 में सीआरपीसी कानून बन गया और लागू हो गया। अब लागू होने के बाद इसमें शुरू में कुल 37 अध्याय थे। कितने अध्याय थे? तो अध्यायों की संख्या यहाँ मैं आपको बता दें, कुल 37 अध्याय थे। सीआरपीसी में कुल 37 अध्याय हैं और धाराओं की संख्या उस समय 484 थे। धारा की संख्या उस समय 484 था, अध्याय 37। और अनुसूचियों की संख्या आपको बता दें तो अनुसूची की संख्या 2+1 अनुसूची की संख्या थी, यानी अभी तक इसमें कुल 17 संशोधन हो चुका है और 3 अनुसूची जुड़ने पर संशोधनों की संख्या 17 से बढ़ाकर 1 और हो गया, यानी ये 2+1 जो लिखा है तो 1 अनुसूची जो संशोधन करके और आई तो संशोधनों की संख्या अब 18 हो जाती है, 17 से बढ़कर 1 18। अब सीआरपीसी 1998 में कुछ बदलाव हुआ। कौन सी बदलाव हुआ आइए देखते हैं। सीआरपीसी 1998 में कुछ और इसमें बदलाव हुआ, कुछ और घटता है बढ़ता है। तो क्या देखते हैं, अब यहाँ सीआरपीसी 1973 में अध्यायों की संख्या 37 थी और धाराओं की संख्या 484 थी। मैंने अभी आपको बताया कि ये सीआरपीसी 1973 में ये अध्यायों की संख्या 37 और धाराओं की संख्या 484 थी। अब ये सीआरपीसी 1998 में इसमें कुछ चेंजेस हो जाता है। अब यहाँ अध्यायों की संख्या में कुछ बढ़ जाता है और धारा भी कुछ बढ़ जाता है। तो सीआरपीसी 1998 में अध्यायों की संख्या 46 हो जाती है और धाराओं की संख्या यहाँ 565 हो जाती है। 565 धारा हो गया 1998 में और अध्यायों की संख्या 46 हो गई, जहां अनुसूची 2+1 यानी 3 अनुसूची थी। अब अनुसूचियों की संख्या भी बढ़ जाती है, यानी 5 अनुसूची हो जाते हैं। 2 अनुसूची और बढ़ गया इसमें और 5 अनुसूची हो जाते हैं। मैंने आपको अभी तक बताया कि सीआरपीसी 1973 में बनकर तैयार हुआ और जब तैयार हुआ तो राष्ट्रपति साइन करते हैं इस बिल पर 25 जनवरी 1974 को और नेक्स्ट 1 अप्रैल 1974 को क्रियान्वयन में आ जाता है, यानी कानून लागू हो जाता है। अब जब 1973 में बना था तो उस समय सीआरपीसी में कुल 37 अध्याय होते थे और धारा की संख्या 484 था। अब 1973 के बाद 1998 में जब आएंगे तो अब सीआरपीसी में अध्यायों की संख्या 37 से बढ़कर 46 हो जाती है
और धारा की संख्या 484 से बढ़कर 565 हो जाती है। जहां 1973 में अनुसूची 2+1 थे, यानी 3 अनुसूची थी, अब और दो अनुसूची और बढ़ जाती है, इसमें अनुसूचियों की संख्या 5 हो जाती है। अब 5 अनुसूची जब हो जाती है तब आपकी परीक्षा में एक चीज और पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से बताइए अपराधों का वर्गीकरण किस अनुसूचियों में है। तो अपराधों का वर्गीकरण अनुसूची नंबर 1 में है, और प्रारूप का वर्णन अगर पूछे तो अनुसूची नंबर 2 में है, और पीड़ित परिजन से संबंधित किस अनुसूची में है। तो पीड़ित परिजन से संबंधित अनुसूची नंबर 3 में है। ये आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है, याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट एक चीज और याद कर लीजिएगा, आईपीसी के सीआरपीसी यानी भारतीय दंड संहिता का निर्माण कब हुआ। तो 14वां वित्त आयोग की संतुष्टियों पर के आधार पर इसका निर्माण हुआ था 1973 में। याद कर लीजिए। तो कैसा लगा आज का सेशन? उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छे से समझ में आ गया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई हुई होगी। तो ये आज हम भारतीय दंड संहिता के सभी धाराओं को एक एक करके देख लिया, इनके अध्यायों पर भी चर्चा कर लिया। शुरुआत में हमने एक एक अध्यायों को जो महत्वपूर्ण है उन पर चर्चा किया हूँ, और शुरुआत में आप जब प्लेलिस्ट में देखोगे तो शुरुआत में एक एक अध्याय को भी मैंने बताया हूँ। आप सब नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिएगा। और एक एक अध्याय को ख़त्म करते हुए फिर हमने एक एक धारा को कंप्लीट किया, जो आपके परीक्षा में के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप सभी सारे वीडियोस को एक बार देख लीजिएगा। 2-3 बार अगर आप सभी वीडियोस को देख लेंगे सभी, तो आपके माइंड में एक एक धारा रट जाएगा, एक एक अध्याय रट जाएगा, और कभी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो भारतीय दंड संहिता से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ये दावा है, वादा है। तो आप सभी से बस यही उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए, हमें आत्मबल, हमारा आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस कर लीजिए, और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। गंगा एकेडमी के चैनल को, लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यार हर सोशल साइट पर आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और इतना शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्रों संबंधियों सही को शेयर करके इतना शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर कि भारत के संपूर्ण हर एक घर, संपूर्ण भारत के हर एक घर, हर परिवार, हर सदस्य गंगा एकेडमी पहुंच जाए। संपूर्ण भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक पहुंचा दीजिए, और वीडियोस को देखकर लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट कीजिए। हम लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। और वीडियोस चैनल पर फटाफट जुड़कर आप सब जुड़ते जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी दबाकर आल पे प्रेस कर लीजिएगा, बेल आइकन ले लीजिएगा, जिससे यहाँ से वीडियोस पब्लिश होते ही सबसे पहले आपको वीडियो मिले और कोई टॉपिक, कोई वीडियो आपसे छूटने न पाए। क्योंकि एक भी वीडियो छूट जाएगा तो आपका हो सकता है 2-4 क्वेश्चन परीक्षा में गलत हो जाए। तो मेरा उद्देश्य है कि 100% क्वेश्चन आप परीक्षा में सही करके आए, और एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो, जिससे आपको आसानी से एक नौकरी, एक सरकारी नौकरी मिल सके। यही गंगा एकेडमी का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक घरों में सरकारी नौकरी हो, अधिक से अधिक घरों में शिक्षा हो। इस नाते आप सब इस गंगा एकेडमी चैनल पर जुड़ते जाइए, और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि फटाफट आप सभी 1 लाख सब्सक्राइबर गंगा एकेडमी पर पूरा कर दीजिए। और जिस दिन आप सभी के सहयोग से गंगा एकेडमी पर 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए, तत्काल आप सभी के सेवा में डिजिटल बोर्ड के स्थान पे व्हाइट बोर्ड लग जाएगा, और व्हाइट बोर्ड के स्थान पे डिजिटल बोर्ड लगाकर
बेहतर से बेहतर भारत के बेहतर से बेहतर एडुकेटर को मंच पर आमंत्रित करके आप सभी के लिए संपूर्ण भारत का हर एक क्षेत्र की पूरी कंप्लीट तैयारी, फुल पाठ्यक्रम पर, फुल सिलेबस पर तैयारी कंप्लीट करवाई जाएगी और पीडीएफ सहित आप सभी की तैयारी कंप्लीट कराई जाएगी, वो भी निःशुल्क, एक भी पैसा बिना लिए। आप सभी को घर बैठे सब कुछ उपलब्ध होगा, कहीं आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना है। तो बस आप सभी हमें प्यार और सपोर्ट कीजिए, हम चैनल पर जुड़ते जाइए, सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए और गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोज को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पर अधिक से अधिक ग्रुपों में इसे शेयर कर दीजिए। अपने सभी मित्र संबंधियों को शेयर कर दीजिए और इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुँच जाए, भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक गंगा एकेडमी पहुँच जाए। यही आप सभी से अपील करके गुजारिश करता हूं कि 1 लाख सब्सक्राइबर फटाफट जुड़कर पूरा करवा दीजिए, जिससे आपकी सेवा में हुआ डिजिटल बोर्ड का पर शुभारंभ हो जाए और आप सभी के सेवा में डिजिटल बोर्ड लग के भारत के बेहतर से बेहतर एडुकेटर के साथ आपकी तैयारी संपन्न करवाई जाएगी संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की। तो फटाफट आप सभी जुड़ते जाइए। आप सभी से साहृदय कोट प्रणाम करता हूँ, हृदय की गहराइयों से आपको प्रणाम करता हूँ। फटाफट चैनल से जुड़कर सब्सक्राइब करके बगल में घंटी दबा लीजिए और निरंतर गंगा एकेडमी आपके साथ है, आपके हर संभव आपकी मदद के लिए गंगा एकेडमी आपके साथ जुड़ा है। तो आप भी फटाफट जुड़ जाइए, बस यही अपील, यही गुजारिश करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ, कोट ऐसा हृदय प्रणाम करता हूँ। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही, फिर मिलता हूँ आपके साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। फिर मुलाकात होती है बहुत जल्द, तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम, बब्बा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट आप सभी को।